सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द पीएचडी सीरीज। अगर हम लोग यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें मैकेनिक्स की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वन ऑफ देम। ये आपका वर्क एनर्जी पावर का एक कॉन्सेप्ट है और बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हमें इसे अप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इक्वेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देखेंगे, जिनमें से 5 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेंस के भी, जे एडवांस के भी, और एक सवाल मैंने जो यहाँ पे है HC वर्मा वॉल्यूम 1 से लिया है। ठीक है, चलिए। तो जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 2 सीरीज है। वन इज योर रिवीजन सीरीज, जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट चैप्टर के रिवीजन के थ्रू अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में एक पीएचडी करना है, आपको उसके ऊपर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो ये हमारा पीएचडी सीरीज है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 8 से 9 वीडियो कवर कर रखा है, राइट। तो आप इन दोनों ही लिंक्स को जरूर से जाके देखें, समझे और अपने टॉपिक्स को और इंप्रूव करें। ठीक है, इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, ताकि आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर पाएंगे। और ये आपका जो तीसरा लिंक है, दिस इज योर गोल्ड माइन लिंक, राइट। हमारे पूरे चैनल पे जितना भी एजुकेशनल कंटेंट है, सभी का लिंक इस एक्सेल फाइल में अरेंज्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के इस कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के सबसे बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन को रीड करें, तो सबसे फंडामेंटल इसका डेफिनेशन ही होता है दैट द नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और द सिस्टम, राइट। सो KF माइनस K इनिशियल, दिस इज योर डेल्टा K, राइट। सो वर्क नेट इज इक्वल टू डेल्टा K। अब यहाँ पे ये जो नेट वर्क डन है ना, ये बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपका जो बॉडी है उस पर मल्टीपल फोर्सेस लग सकते हैं, चाहे वो आपका फोर्स mg हो, चाहे वो आपका फोर्स स्प्रिंग फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, कोई एक्सटर्नल एजेंट हो, नॉर्मल हो, टेंशन हो। ठीक है, तो सभी का जो वर्क है उसका टोटल हमें निकालना पड़ता है, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा K। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैरायटी ऑफ फोर्सेस को समझ लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होते हैं। सबसे पहला आपका जो कैटेगरी है दैट इज योर कंजर्वेटिव फोर्स। आपने जरूर ये नाम सुना होगा। आप इसको सिंपल भाषा में अगर समझे तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी नामक टर्म को डिफाइन करते हो, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स है mg, राइट। तभी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म डिफाइन करते हो, चाहे वो आपका mgh हो, या फिर ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने सीखा होगा -Gm1m2/r। क्लियर है एकदम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर कोई बच्चा 11th में है तो वो शायद इसको नहीं जानता है, लेकिन अगर कोई बच्चा 12th में है तो वो जानता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 2 चार्ज के बीच का इंटरैक्टिव फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, राइट, KX। और इसीलिए स्प्रिंग फोर्स के लिए हम लोग हाफ KX² पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी डिफाइन करते हैं। क्लियर है एकदम। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका जो टिपिकल एग्जांपल आता है दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स, या फिर लिक्विड के केसेस में, फ्लूइड के केसेस में आपका होता है विस्कस फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट, राइट, यानी कि कोई इंसान है जो कि बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, तो उसके फोर्स को भी अकाउंट में लेना है। उसके फोर्स के कारण भी कुछ वर्क डन हो सकता है। ठीक है, टेंशन के कारण भी वर्क हो सकता है, नॉर्मल के कारण भी वर्क हो सकता है, और हो सकता है कि वर्क ना भी हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सभी वैरायटी को अच्छे से टच करेंगे, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो 1.5 पे देखिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को तो जरूर से यहाँ पे देखिएगा, आपको 110% कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे जो नेट वर्क है उसको लिख सकते हैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, राइट। यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एजेंट भी आ सकता है, टेंशन, नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू डेल्टा K। क्लियर एकदम। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट, जहां पे आपका mg, KX, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ भी हो सकता है, बेसिकली आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को -ΔU से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हम इस WC की जगह यहां पे लिख सकते हैं -ΔU प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा K। तो अगर हम लोग इस -ΔU को राइट साइड ले जाए तो ये आपका इक्वेशन इतना बन जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं,
बेसिकली आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ही कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि इस पूरे को हम कह सकते हैं टोटल चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, टोटल चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है वो ये है, लेकिन हम लोग इस इक्वेशन को ही फॉलो किया करेंगे, राइट। तो ये हमारा मास्टर इक्वेशन है। हर टीचर का, हर फैकल्टी का अपना अलग अलग तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करवाने का। दिस इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड। एंड बिलीव मी, हम लोग सारे के सारे प्रॉब्लम को इस सिंगल इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे 3 से 4 लाइन में। क्लियर एकदम। तो इसको हम लोग यूज किया करेंगे। अब इसी का ही एक एक्सटेंशन बोल लीजिए, एक स्पेशल कंडीशन बोल लीजिए, जिसे आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इसी इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि सिस्टम में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण वर्क डन 0 है, या फिर कोई फोर्स है ही नहीं नॉन कंजर्वेटिव वाला, कोई फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा, राइट। एट द सेम टाइम एक्सटर्नल एजेंट का भी जो वर्क डन है वो 0 है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मान लीजिए ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 है, वो 0 है। अगर ऐसा है तो क्या हम यहां पे कह नहीं सकते दैट total change in mechanical energy of the body or the system is 0? और इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपका मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया है, यानी कि वो कांस्टेंट है, यानी कि वो कांस्टेंट है। तो इसी को हम लोग अगर रीअरेंज करें, डेल्टा के को आप लिख सकते हो के एफ माइनस के इनिशियल, और डेल्टा यू को यहाँ पे हम लिख रहे हैं यू एफ माइनस यू इनिशियल। इसको रीअरेंज किया तो यही इक्वेशन आपको आपके कोचिंग में, आपके हर जगह स्कूलों में आपको ये लिखाया जाता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा एक कैटेगरी हो जाता है क्वेश्चंस का, जहां पे आपको दिख रहा है कि भैया हमारे इस क्वेश्चन में तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, और टेंशन और नॉर्मल का वर्क डन भी 0 आ रहा है, और कोई एक्सटर्नल एजेंट भी नहीं है। यानी कि आप उस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम लोग इस सेशन में जितने भी सवाल लेंगे इस कैटेगरी वाले इक्वेशन के लेंगे, ताकि हम लोग समझ सके कि भैया अगर एक्सटर्नल एजेंट आ जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता है, तो किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। क्लियर एकदम। अच्छा, अब यहां पे 2-3 और छोटी छोटी बातें हम लोग यहां पे कर लेते हैं। क्या? तो देखिए यहाँ पे लेट अस सी एग्जांपल्स जहां पे नॉर्मल और टेंशन का वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो यहां पे आपके सामने एक ब्लॉक है, और वो एक कोई भी रैंडम शेप का कर्व है, और उसके ऊपर ये ट्रैवल कर रहा है। आप किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी मोमेंट पे आप देखो, इस ब्लॉक पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, और इस ब्लॉक का इस मोमेंट पे जो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। यानी कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क आपको होता है भैया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो एफ डी कॉस 90 विच इज 0, यानी कि यहां पे नॉर्मल का वर्क डन 0 है, यहां पे भी देखिए नॉर्मल का वर्क डन 0 है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इस पूरे पाथ पे नॉर्मल का जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन 0 हो रहा है, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। आपने जरूर से वैसे सवाल किए भी होंगे, जेईई मेंस में तो कभी कभी आ भी जाता है, जहां पे आप सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हो। अगर ये पार्टिकल आपको वर्टिकली h हाइट नीचे गिरा है तो आप यहां पे लगाते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। एंड सिमिलरली अगर आपका एक धागा है, आपका एक बॉब है, और धागा इस पॉइंट पे आपका फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये बॉब आपको इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हमेशा आप देखिए टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि टेंशन का वर्क डन हमेशा 0 होगा। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अगर आपका ये बॉब h वर्टिकल हाइट गेन किया है तो हम लोग बोलते हैं कि भैया जो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और हमने इस इक्वेशन को बहुत बार लगाया भी है। अगर आपने हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो रिविजन वीडियो है, जहां पे हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया है, हमने वहां पे इस चीज को इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि भैया टेंशन का तो वर्क डन ही 0 है, और यहां पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, राइट। सो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, किस तरीके से आपको इस डेल्टा यू को लिखना चाहिए, राइट।
बहुत से बच्चों के लिए ये एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों के लिए ये एक इशू बनता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपका कोई पार्टिकल है जो कि अभी ए पॉइंट पे था, अब वो बी पॉइंट पे है, यानी कि उस पार्टिकल का जो वर्टिकल हाइट फॉल हुआ है दैट इज स्मॉल h। अगर ये पार्टिकल ए से बी जा रहा है यानी कि हाइट का डिक्रीमेंट हुआ है, राइट, यानी कि हाइट लॉस हुआ है, तो हम लोग डेल्टा यू लिखेंगे -mgh। यहां पे लॉस हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आना चाहिए, दिस इज योर नेगेटिव ऑफ mgh। और अगर यही पार्टिकल आपका बी से ए पॉइंट पे जाता तो आप यहां पे लिखते +mgh, क्योंकि पार्टिकल ने एक हाइट गेन करी है। ठीक है, अगर आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक एग्जांपल है, राइट, ये आपका एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहां पे आपके पास एक ब्लॉक है। ये जो सिचुएशन है, अगर ये ब्लॉक यहां पे होता तो हम कहते कि स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में था। ठीक है, मान लीजिए ये ब्लॉक आपको पहले इस सिचुएशन में था, यानी कि स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन था x1 और उसके बाद आपका ब्लॉक जो है वो यहां पहुंच चुका है, यानी कि जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है दैट इज योर x2। ठीक है, यानी कि हम यहां पे बोलेंगे कि अगर आपका सिचुएशन x1 से x2 हो जाता है, इन दैट केस द डेल्टा u इज इक्वल टू व्हाट, u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u फाइनल आपका होने वाला है हाफ k x2 स्क्वायर माइनस, और आपका u इनिशियल कितना है, हाफ k x1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमको डेल्टा u को लिखना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रेविटेशन चैप्टर की, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड मास कैपिटल M है, आपके पास यहाँ पे एक स्मॉल मास m है, अभी वो इस A लोकेशन पे है, फिर आपने इसको मूव करा के B लोकेशन पे ले गए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपका ये R1 से R2 पे जा रहा है, अब इस केस में आप जो डेल्टा U बोलेंगे, पार्टिकल का जो डेल्टा U हुआ है दैट इज इक्वल टू फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपने को डेल्टा यू को लिखना है। क्लियर एकदम। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद आके इसका सोल्यूशन को देखें। क्लियर एकदम। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। ये सवाल आपको जेईई मेन 2019 का है और अच्छा सवाल है। सवाल में हमसे क्या बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position, right? तो शुरुआत में आपका ब्लॉक रेस्ट पे था, स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में था, उसके बाद आपने इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स, राइट, कैपिटल F लगाना शुरू कर दिया। The block is initially at rest in its equilibrium position. If now the block is pulled with a constant force capital F, the maximum speed of the block is going to be how much? ठीक है, so let us try to understand and analyze this situation. ठीक है, हमको पहले ये समझना होगा, ये जज करना होगा कि ये ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम स्पीड कब अटेन करेगा। ये आपका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वाला सिचुएशन है। तो पहले आपका ब्लॉक यहाँ पे था, फिर आपने कैपिटल F फोर्स लगा के इस ब्लॉक को राइट साइड पुल करना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस ब्लॉक को राइट साइड पुल करोगे, अब ये कैपिटल F तो कांस्टेंट है, आप जैसे जैसे इस ब्लॉक को राइट साइड पुल करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या होगा कि ये कैपिटल F जो है उस स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है, सो नेट फोर्स अभी भी राइट डायरेक्शन में है, यानी कि राइट डायरेक्शन में पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन है, और जब तक पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, पार्टिकल का जो ये स्पीड है वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये कैपिटल F तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे ये स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और कैपिटल F आपस में बराबर हो जाएगा, एंड एट दैट मोमेंट सिस्टम का जो वेलोसिटी है, पार्टिकल का जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बाद जब स्प्रिंग और इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा कैपिटल F से, और नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, जिस कारण से पार्टिकल आपका फिर रिटार्ड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड का कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू दी स्प्रिंग फोर्स। तो मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग में एक एक्स एक्सटेंशन आया था, उस मोमेंट पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर था, राइट, यानी कि कैपिटल F इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है kx, यानी कि x इज इक्वल टू F बाई के। तो हमको पता चल गया है कि किस इलोंगेशन के लिए ऐसा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे चुपचाप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है,
वर्क एक्सटर्नल, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन तो है नहीं, सिर्फ आपका एक एक्सटर्नल एजेंट है कैपिटल एफ वाला फोर्स, सो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। क्लियर है एकदम? अच्छा, सो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया है भैया? तो आपका एक्सटर्नल फोर्स तो कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट आपका x हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो सिंपली F इंटू एक्स हो जाएगा। डेल्टा के क्या होगा आपका? डेल्टा के इज योर चेंज इन काइनेटिक। तो शुरुआत में जब आपका ब्लॉक यहाँ पे था तब तो आपका ब्लॉक रेस्ट पे था, राइट? सो के फाइनल ही है आपका डेल्टा के विच इज योर हाफ mv स्क्वायर। एंड व्हाट इज डेल्टा यू? जब आपका यहाँ पे था ब्लॉक तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, राइट? तो यही आपका फाइनल वाला जो है वही डेल्टा यू है। सो हाफ के एक्स स्क्वायर इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे तो सिर्फ स्प्रिंग का ही लिखोगे ना, ग्रेविटेशन का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं है क्योंकि पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, तो हाइट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये सब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि सर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही नहीं करी यहाँ पे, तो करनी भी नहीं थी। ठीक है, अब आपके पास ये वाला इक्वेशन फॉर्म हो गया। आप ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो आपके पास x की वैल्यू है उसको इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे आपको ये मिलेगा, रीअरेंज करोगे आपको v की वैल्यू इतनी मिल जाएगी, राइट? विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 जेई मेन 2020। ठीक है, सवाल को आप पढ़िए, उसके बाद आके इसका सोल्यूशन देखिए। सवाल में हमसे क्या कहता है? अ स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट बी। इस पॉइंट से आपका ये जो ब्लॉक है वो नीचे स्लिप करना शुरू कर रहा है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, इस तरीके से। ठीक है, हमसे कहता है कि ये जो सेक्शन BC है वो स्मूथ है और AC जो है वो रफ है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ इस AC वाले सेक्शन के लिए हमारे पास है। ठीक है, हमको बोलता है कि BC इज इक्वल टू 2AC, राइट? और जब ये पार्टिकल ब्लॉक बी पॉइंट बी पे था, यहाँ से वो स्टार्ट करता है मोशन, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है और ए पे पहुँचते पहुँचते उसका दोबारा से स्पीड 0 हो जाता है। ठीक है, ओके, सो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के tan थीटा। तो हमसे इस के की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये आपको बेसिकली एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्लियर एकदम? तो हमने ये डायग्राम को यहाँ पे दोबारा से बना लिया है। मान लेते हैं कि AC का जो लेंथ है वो x है, तो BC का लेंथ आपको 2x हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड 0, यहाँ पे भी स्पीड आपका 0 है। क्लियर एकदम? राइट? अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ तो शुरुआत से लेके अंत के लिए आपका डेल्टा के ही 0 है। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक। शुरुआत में भी 0 था और बाद में भी 0 है। क्लियर एकदम? और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, आपका जब पार्टिकल C पॉइंट से A पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा था तब इस पार्टिकल पे फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा था, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज योर म्यू mg cos थीटा। म्यू इंटू नॉर्मल होता है और नॉर्मल आपको यहाँ पे mg cos थीटा होता है। क्लियर एकदम? अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू है। क्लियर है एकदम? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो B से C पे तो कोई फ्रिक्शन का वर्क डन है नहीं, जो भी है C से लेके A तक के लिए है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन आपको पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपको x आगे हो रहा है, तो नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा। सो माइनस म्यू mg cos थीटा, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा के आपका 0 है और डेल्टा यू भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टिकल का हाइट लॉस हुआ है। कितना हाइट लॉस हुआ है? तो ये जो स्लैंट हाइट है टोटल वो है 3x, तो ये वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा? 3x sin थीटा, राइट? सो mg h की जगह आ रहा है 3x sin थीटा। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको म्यू इज इक्वल टू 3 tan थीटा आएगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। ये अगेन आपको 2020 का एक अच्छा सवाल है, ध्यान से सवाल को देखिए। अ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी v0। क्लियर एकदम? तो इसका डायग्राम भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक पार्टिकल है जो कि v0 स्पीड से ऊपर जाता है, B पॉइंट तक पहुंचता होगा और वापस लौट के आ जाता है, और जब दोबारा से इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा था तो वो v0/2 स्पीड से क्रॉस किया है। अब क्योंकि इस पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज हुआ है, डेफिनेटली A से लेके B में पाथ में फ्रिक्शन रहा होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो
पार्टिकल का एनर्जी सेम होना चाहिए था। तो अगर जाते वक्त स्पीड v नॉट था तो लौटते वक्त भी स्पीड v नॉट ही होना चाहिए था। तो आप सवाल में देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इज क्लोज टू i अपॉन 1000। तो बताइए द नियरेस्ट इंटीजर टू i इज व्हाट। तो हमसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, यानी कि फ्रिक्शन को मानना पड़ेगा कि यहां पे फ्रिक्शन है। अब एक और बात, आपका पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था तो उस पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और आपका पार्टिकल जब नीचे लौट रहा था तो उस पर फ्रिक्शन ऊपर लगा होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। यानी कि पार्टिकल आपका ऊपर जाए या नीचे आए, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव ही होने वाला है, राइट। हमेशा फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में था। यहां पे हम लोग पहला इक्वेशन जो बनाएंगे वो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बनाएंगे। हम लोग डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के पे लगाने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि पार्टिकल ए पॉइंट पे चालू हुआ और वापस जब ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा था रिटर्न में v0/2 स्पीड से। क्लियर एकदम। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। आप ध्यान से देखिए, हम लोग उसी इक्वेशन को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही इक्वेशन से हम लोग सब सवाल यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। सो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा, राइट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो जाते वक्त भी आपका होगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और लौटते वक्त भी उतना ही था, तो यहां पे 2 टाइम्स कर दिया है। क्लियर है। डेल्टा के क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा यू तो जीरो ही है। आपका पार्टिकल ए पॉइंट पे चालू हुआ था और ए से ही लौट रहा है, तो हाइट में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो डेल्टा यू आपका जीरो हो गया। तो यहां से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो भैया पूछ रहा है म्यू की वैल्यू, तो एक्स और वी नॉट को आपको एलिमिनेट करना है। सो यू नीड वन मोर इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वी नॉट। सो वॉट वी कैन डू इज, हम लोग ए से लेके बी तक के लिए काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लगा लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। आपका पार्टिकल जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया था तो बी पॉइंट पे तो पार्टिकल का स्पीड 0 हो गया है, और ए पॉइंट पे जाते वक्त पार्टिकल का स्पीड v नॉट है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। हमको चाहिए कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो उस पर रिटार्डेशन यानी कि ए की वैल्यू कितनी है। तो आपका पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो उस पे फ्रिक्शन के अलावा आपको mg sin थीटा भी लग रहा है। यानी कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो आपको कितना होने वाला है, मैग्नीट्यूड के सेंस में वो आपको हो जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। भैया ये दोनों टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दो तो आपको एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। और क्योंकि वो आपको रिटार्डेशन है बेसिकली, हमने यहाँ पे लगा दिया एक नेगेटिव साइन। तो ए से बी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax वाला जो फॉर्मूला होता है। तो आपका फाइनल स्पीड 0 था, ये आपका इनिशियल स्पीड है -2, ये आपका एक्सेलरेशन है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट x है। आप इसको रीअरेंज करेंगे, आपको ये इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो बेसिकली, और फिर आप उसको सॉल्व करो। आफ्टर यू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू 3/5 tan थीटा, और tan 30 डिग्री है बेसिकली ना, जो कि आपको 1/√3 होता है। सो दिस इज योर √3/5। म्यू की वैल्यू √3/5 है और उसे आप इक्वेट करेंगे i/1000 से, राइट। तो यहां से आपको i की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्लोजेस्ट इंटीजर, वो आपको आने वाला है 346। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी गुड क्वेश्चन 2011। भले ही ये सवाल आपको जेई एडवांस्ड का है, लेकिन ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है जेई मेंस के लिए, क्योंकि ये इजी सवाल है। उस टाइम पे ये सवाल शायद उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सवाल आज के टाइम पे बहुत इजी है। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.18 kg, ये ब्लॉक का मास आपको दे दिया, इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.1। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, शुरुआत में आपको ब्लॉक रेस्ट पे था, एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, स्प्रिंग आपको नेचुरल लेंथ में है। एन इम्पल्स इज गिवन टू द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। तो आप इस इम्पल्स वर्ड से ना घबराए, आपको बेसिकली इतना बोला जा रहा है कि आपने इस ब्लॉक को एक ऐसा धक्का मार के छोड़ दिया, यानी कि इस ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी आ गई होगी राइट डायरेक्शन में। द ब्लॉक स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर एंड कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है एकदम। तो ब्लॉक आपको राइट साइड जाता है और 0.06 मीटर ट्रैवल करने के बाद पहली बार रुक जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज n/10, तो हमें n की वैल्यू पूछ रही है। सो बेसिकली आपको इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी को सॉल्व करना होगा। क्लियर एकदम। तो एक बार डायग्राम के थ्रू फिर से समझ लेते हैं। आपका ब्लॉक पहले यहां पे था, उसके पास एक v वेलोसिटी थी, ब्लॉक यहां पे आने के बाद रुक जाता है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 0.06,
यहाँ पे फ्रिक्शन भी था, जब आपका ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक आपको आगे जा रहा है, ब्लॉक पे पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा था। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा भाई? म्यू एम जी। क्लियर है एकदम? और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो सिंपल एक लाइन में इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। आप देख सकते हैं बार बार एक ही इक्वेशन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव होगा ना, ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो माइनस म्यू एन जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा यू? व्हाट इज डेल्टा यू? सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और शुरुआत में तो स्प्रिंग था ही नेचुरल लेंथ में, तो जीरो था वो, बढ़िया है। व्हाट इज डेल्टा के? फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज योर हाफ एम बी स्क्वायर। अब आपके पास ये सारा डेटा है, आप जब इसको रीअरेंज करेंगे तो v की वैल्यू इतनी निकल के आएगी, और इस इक्वेशन में आप सबका वैल्यू को पुट करें k x m mu g, you will get v is equal to 4/10. So if you compare them, n is equal to 4. तो ये आपका आंसर है। आप देख सकते हैं ना कितना इजी सवाल था ये, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन इस इक्वेशन को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 2014 एडवांस्ड। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो कि जेई मेंस के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के वैसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि जेई एडवांस के तो है, लेकिन जेई मेंस के लिए इक्वली रेलेवेंट है। ध्यान से देखिए, कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड रेल पी क्यू इन द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन जब वर्ड बोलता है सवाल में, यानी कि ग्रेविटी को लेना है, विथ OP इज इक्वल टू 3 एंड OQ इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दूरी आपको 3 मीटर है, ये दूरी आपको 4 मीटर है, तो ये बेसिकली आपको वो ट्रैक है, ये आपको ट्रैक है, और ये पार्टिकल जो है इस ट्रैक पे आपको स्लाइड कर रहा होगा। ठीक है, ओके। This 1 kg mass is pulled along the rail from point P to Q with a force of 18 Newton, which is always parallel to the line PQ. अब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स लगा के इसको वहां तक Q पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये जो फोर्स है वो हमेशा इस PQ लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। Assuming there is no friction, right? The kinetic energy of the block when it reaches Q is, जब वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, is given by n into 10 joules। तो हमें इस n की वैल्यू पूछ रही है। सो बेसिकली अपने को निकालना है कि जब ये पार्टिकल आपको Q पॉइंट पे पहुंचता है तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग और देखने वाली बात यह है कि किसी भी मोमेंट पे अगर आप ये पार्टिकल को देखें तो उस पर फोर्स लग रहा है कैपिटल F, विच इज पैरेलल टू दिस डॉटेड लाइन, राइट? इस मोमेंट पे पार्टिकल का जो इस समय इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो टैंजेंट होगा इस तरीके से, राइट? और नॉर्मल आपको लगेगा इस डायरेक्शन में। ये जो आपका रेल ट्रैक है वो इस पार्टिकल पे नॉर्मल भी लगा रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन ये नॉर्मल आपको हमेशा इस इंस्टेंटेनियस मोशन के परपेंडिकुलर रहेगा, विच मीन्स इस नॉर्मल के वर्क डन का आपको चिंता करना नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब यहाँ पे बात आता है कि इस एक्सटर्नल फोर्स ने भैया कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है F डॉट डी। तो अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सिंपली FD होने वाला है। तो यहाँ पे तो खास बात यह है कि ये फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो बेसिकली ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। एंड व्हाट इज दिस? अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये हाइपोटेनस आपको 5 है। तो आपको पता चल गया कि फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 5 है। तो सिंपली यहां पे हम लोग फोर्स विच इज 18 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5। क्लियर? अच्छा सर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहां पे सिंपली KF लिख दिया है, शुरुआत में तो पार्टिकल रेस्ट पे ही था, इस प्लस डेल्टा यू। तो पार्टिकल ने कितना वर्टिकल हाइट गेन किया है? दैट इज योर 4। सो m मास ग्रेविटी इनटू हाइट की जगह 4 लिख दिया। mgh में क्या है? मास gh। यहां पे आप इसको रीअरेंज करेंगे, kf की वैल्यू 50 आ रही है, यानी कि 5 इंटू 10, सो n की वैल्यू 5 हो जाती है। तो आप फिर से देख सकते हो, ये आपको 2 लाइन का सवाल था। क्लियर एकदम? चलिए, अब ये सवाल ऑल्दो ये PYQ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल आपको जेईई मेंस के हिसाब से बहुत रेलेवेंट है, और ये एडवांस में भी आ सकता है इन मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन आप इस सवाल को देखेंगे कि एक लाइन में खत्म हो जाएगा। हम लोग
जो इसका एक्चुअल सवाल था HCV में, वहां पे पार्ट बी भी है, हम लोग यहाँ पे पार्ट ए पे फोकस कर रहे हैं, जस्ट टू शो यू कि व्हाट इज द मैजिकल इफेक्ट ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। सवाल को पढ़िए और खुद से सॉल्व कीजिए और फिर इसका सोल्यूशन आके देखिए। सवाल हमसे कहता है अ फिगर शोज अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। तो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये 37 डिग्री है, ये स्प्रिंग आपका फिक्स्ड है। A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसका नेक्स्ट डायग्राम भी हम लोग खोल लेते हैं। पार्टिकल का ये इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल का ये वाला जो एंड है स्प्रिंग से कितना दूर है वो हमसे कहता है 4.8। तो ये पार्टिकल आपको नीचे स्लाइड करना शुरू करता है, 4.8 मीटर तो ट्रैवल करता ही है, उसके अलावा देखिए द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर। क्लियर एकदम, यानी कि क्या हुआ, ये ब्लॉक आया और स्प्रिंग को भी कंप्रेस किया, तो टोटल ब्लॉक इस इंक्लाइन पे कितना ट्रैवल किया है, तो 5 मीटर, 4.8 प्लस 2 विच इज योर 5 मीटर। ठीक है, इट स्टॉप्स मोमेंटरली एंड देन रीबाउंड्स। ठीक है, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया, रुका और स्प्रिंग उसको दोबारा से ऊपर की तरफ धक्का दिया होगा, तो ये ब्लॉक आपको दोबारा से ऊपर चढ़ता है और 1 मीटर ट्रैवल कर पाता है। क्लियर है एकदम, अच्छा, स्टॉप्स मोमेंटरीली एंड देन रीबाउंड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। तो एक बात तो तय है, जब वो ब्लॉक आपको 1 मीटर ऊपर ट्रैवल किया, यानी कि स्प्रिंग दोबारा से नेचुरल लेंथ में आ चुका था, व्हेन द ब्लॉक रीच्ड ओवर हियर। क्लियर है एकदम, फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक। अब इस सवाल को मैंने बच्चों को सॉल्व करते देखा है, वो पूरा एक एक पेज खर्च कर देते हैं, राइट। वो पहले यहां से लेके जब आपका ब्लॉक 5 मीटर नीचे उतरता है उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, फिर वो 1 मीटर जब ऊपर चढ़ता है उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो भैया इनिशियल पोजीशन ये रहा और फाइनल ये है जब वो 1 मीटर ऊपर और चढ़ा था, तो आप तो सीधा सीधा इनिशियल और फाइनल के बीच में लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए यहां पे आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट वाली बात तो है नहीं, यहां पे आपको सिर्फ फ्रिक्शन है। क्लियर एकदम, यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। और अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ही लगाने जा रहे हैं, सो इफेक्टिवली पार्टिकल ने जो वर्टिकल हाइट नीचे लूज किया है वो इस 4 मीटर से दिया जाएगा। 4 मीटर आपको हो गया स्लैंट हाइट, अगर ये 5 है, ये 1 है, तो ये आपको 4 हो गया, यानी कि जो 4 साइन थीटा होगा दैट इज द वर्टिकल हाइट लॉस, वो आपको डेल्टा यू में यूज होगा। क्लियर एकदम, तो ध्यान से देखिए, ये आपको हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम से इक्वेशन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो टोटल पाथ लेंथ है दैट इज 5 + 1, राइट। सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू दैट पाथ कवर्ड दैट इज योर 5 + 1। क्लियर है एकदम, इसको ध्यान में रखना, बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, राइट। फ्रिक्शन की वर्क डन के लिए भी वो 4 ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन का जो टोटल पाथ है वो इस्तेमाल होएगा, जितने पाथ पे उस पर फ्रिक्शन लगा था, इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा यू। पार्टिकल ने हाइट लॉस करा है इफेक्टिवली, सो माइनस एम जी एच होगा, सो माइनस एम जी और एच की जगह हो जाएगा आपका 4 साइन थीटा। ठीक है, पार्टिकल शुरुआत में भी रेस्ट पे था और फाइनली यहां पे भी पार्टिकल रेस्ट पे ही है, तो डेल्टा के आपका 0 है। तो सिंपल ये एक 1 लाइनर इक्वेशन है, आप इसको रीअरेंज करेंगे, आपको म्यू की वैल्यू आएगी 2/3 tan थीटा, और tan थीटा आपको होता है यहाँ पे tan 37 होगा 3/4, ये आपको आ जाएगा 0.5 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर एकदम, सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने एक सिंगल इक्वेशन से सारे सवाल को क्रैक किया है, एंड आई एम प्रिटी श्योर, आई एम वेरी श्योर कि आपको इससे कॉन्फिडेंस मिला ही होगा, राइट। आई होप आप इस पीएचडी सीरीज का जो प्लेलिस्ट है इसको भी चेकआउट करें, और हमारा ये जो रिवीजन सीरीज है इसको तो आपको देखना ही देखना है। अगर आपको अपने कंप्लीट चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से बनाना है, आपके मन में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने ये वीडियो देखा है तो कहीं इसमें कंटेंट लेस तो नहीं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, राइट। इट इज ऑलवेज कंप्लीट। ठीक है, चलिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही करना है, एंड हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है एडुनिटी फॉर फिजिक्स, इसको भी आप ज्वाइन करके रखें। हम लोग यहाँ पे अपने सारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं ताकि आपसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।